वंशागति के आणविक आधार। 5.1 डीएनए। 5.2 आनुवंशिक पदार्थ की खोज। 5.3 आरएनए संसार। 5.4 प्रतिकृति। 5.5 अनुलेखन। 5.6 आनुवंशिक कूट। 5.7 स्थानांतरण। 5.8 जीन अभिव्यक्ति का नियमन। 5.9 मानव जीनोम परियोजना। 5.10 डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। पिछले अध्याय में आपने वंशागति प्रतिरूपों के आनुवंशिक आधार के बारे में पढ़ा है। मेंडल के नियमों के प्रतिपादन तक वे कारक जो वंशागति के प्रतिरूपों को नियंत्रित करते हैं उनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। 100 वर्ष बाद अनुमानित आनुवंशिक पदार्थ का पता चल पाया। अधिकतर जीवों में यह आनुवंशिक पदार्थ डीएनए-डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल है। कक्षा 11 में आप ये पढ़ चुके हैं कि न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। सजीवों में 2 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल मिलते हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल डीएनए व राइबोन्यूक्लिक अम्ल आरएनए। अधिकतर जीवों में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। कुछ विषाणुओं में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में मिलता है, लेकिन ये अधिकतर वाहक के रूप में कार्य करता है। आरएनए के अन्य और भी अतिरिक्त कार्य हैं। यह अनुकार्यक, संरचनात्मक व कुछ स्थितियों में उत्प्रेरक अणु का कार्य करता है। न्यूक्लियोटाइड्स की संरचना व एकल इकाइयों से जुड़कर न्यूक्लिक अम्ल बहुलक बनने के बारे में आप पहले ही कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। इस अध्याय में डीएनए की संरचना, इसकी प्रतिकृति, डीएनए से आरएनए के निर्माण की विधि, अनुलेखन, आनुवंशिक कूट कोड जो प्रोटीन्स में अमीनो अम्लों के क्रम को निर्धारित करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण, स्थानांतरण प्रक्रिया व इनके नियमन के प्राथमिक आधार के बारे में पढ़ेंगे। पिछले दशक में मानव जीनोम में स्थित पूर्ण न्यूक्लियोटाइड क्रमों के निर्धारण से जीनोमिक्स के नए महाकल्प को आरंभ हुआ। इस अध्याय के अंतिम खंड में मानव जीनोम अनुक्रमण की आवश्यक पहलुओं एवं इसके परिणामों के बारे में वर्णन किया जाएगा। अपनी चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सजीवों में मिलने वाले सर्वाधिक रुचिकर अणु डीएनए की संरचना के अध्ययन से करेंगे। आगे के खंडों में इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि यह बहुतायत से मिलने वाला आनुवंशिक पदार्थ क्यों है व इसका आरएनए के साथ क्या संबंध है। 5.1 डीएनए। डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स का एक लंबा बहुलक है। डीएनए की लंबाई सामान्यतया इसमें मिलने वाले न्यूक्लियोटाइड्स युग्म का संबंध क्षार युग्म से है पर निर्भर है। यह किसी भी जीव को विविधता है। उदाहरणार्थ, एक जीवाणुभोजी जिसे Phi-X174 कहते हैं, इसमें 5386 न्यूक्लियोटाइड्स मिले हैं। जीवाणुभोजी लैम्ब्डा में 48502 क्षार युग्म, इश्वेरिचिया कोलाई में 4.6 × 10⁶ क्षार युग्म व मनुष्य के अगुणित डीएनए में 3.3 × 10⁹ क्षार युग्म है। अब इस लंबे बहुलक की संरचना का वर्णन करेंगे। 5.1 पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की संरचना। पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला डीएनए या आरएनए की रासायनिक संरचना संक्षेप में निम्न है। न्यूक्लियोटाइड के 3 घटक होते हैं, नाइट्रोजन क्षार, पेंटोज शर्करा, आरएनए के मामले में राइबोज तथा डीएनए में डीऑक्सीराइबोज और एक फॉस्फेट ग्रुप। नाइट्रोजन क्षार 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन्स, एडेनिन व ग्वानिन व पाइरीमिडीन, साइटोसिन, यूरेसिल व थाइमीन। साइटोसिन डीएनए व आरएनए दोनों में मिलता है, जबकि थाइमीन डीएनए में मिलता है। थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल आरएनए में मिलता है। नाइट्रोजन क्षार नाइट्रोजन ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा पेंटोज शर्करा 1 डिग्री सेल्सियस हाइड्रोक्सिल OH से जुड़कर न्यूक्लियोसाइड बनाता है, जैसे एडेनोसिन या डीऑक्सी एडेनोसिन, ग्वानोसिन या डीऑक्सी ग्वानोसिन, साइटोसिन या डीऑक्सी साइटोसिन व यूरिडीन या डीऑक्सी यूरिडीन। जब फॉस्फेट समूह फॉस्फोएस्टर बंध द्वारा न्यूक्लियोटाइड्स के 5 डिग्री सेल्सियस के हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़ जाता है, तब संबंधित न्यूक्लियोटाइड्स डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स उपस्थित शर्करा के प्रकार पर निर्भर है का निर्माण होता है। 2 न्यूक्लियोटाइड्स 3-5 फॉस्फोडाइएस्टर बंध द्वारा जुड़कर डाइन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करता है। इस तरह से कई न्यूक्लियोटाइड्स जुड़कर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स श्रृंखला का निर्माण करते हैं। इस तरह से निर्मित बहुलक के राइबोज शर्करा के 5 किनारे पर स्वतंत्र फॉस्फेट समूह मिलता है, जिसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का 5 किनारा कहते हैं। ठीक इसी तरह से बहुलक के दूसरे किनारे पर शर्करा मुक्त 3 हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़ा होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड OH3 रश हाइड्रोक्सिल। चित्र 5.11 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। श्रृंखला का 3 किनारा कहते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के आधार का निर्माण शर्करा व फॉस्फेट से होता है। नाइट्रोजन क्षार शर्करा से जुड़ा होता है, जो आधार से प्रक्षेपित होता है। चित्र 5.1 आरएनए में प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड अवशेष के राइबोज की 2 जगह पर एक अतिरिक्त हाइड्रोक्सिल समूह स्थित होता है। आरएनए में थाइमीन 5 मेथिल यूरेसिल थाइमीन का दूसरा रासायनिक नाम है की जगह पर यूरेसिल मिलता है।
फ्रेडरिक मेस्वर ने 1869 में केंद्रक में मिलने वाले अम्लीय पदार्थ डीएनए की खोज की थी। उसने इसका नाम न्यूक्लियन दिया। ऐसे लंबे समूह बहुलक को तकनीकी कमियों के कारण विलगित करना कठिन था। इस कारण से बहुत लंबे समय तक डीएनए की संरचना के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं थी। मॉरिस विल्किंस व रोजालिंड फ्रैंकलिन द्वारा दिए गए एक्सरे विवर्तन आंकड़ों के आधार पर 1953 में जेम्स वॉटसन व फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की संरचना का द्विकुंडली नमूना प्रस्तुत किया। उनके प्रस्तावों में पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के दो लड़ियों के बीच क्षार युग्मन की उपस्थिति एक बहुत प्रभावित श्रृंखला चेन थी। उपरोक्त प्रस्ताव द्विकुंडली डीएनए के हैवन चारगाफ के परीक्षण के आधार पर भी था, जिसमें इन्होंने बताया कि एडेनिन व थाइमीन तथा ग्वानिन व साइटोसिन के बीच अनुपात स्थित व एक दूसरे के बराबर रहता है। क्षार युग्मन पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं की एक खास विशेषता है। ये श्रृंखलाएं एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए एक रज्जुक में स्थित क्षार क्रमों के बारे में जानकारी होने पर दूसरी रज्जुक के क्षार क्रमों को कल्पना कर सकते हैं। यदि डीएनए, इसे पैतृक डीएनए कहते हैं, कि प्रत्येक रज्जुक नए रज्जुक के संश्लेषण हेतु टेम्पलेट का कार्य करते हैं। इस तरह से दो द्विरज्जुक डीएनए, जिन्हें संतति डीएनए कहते हैं, का निर्माण होता है जो पैतृक डीएनए अणु के समान होते हैं। इस कारण से आनुवंशिक डीएनए की संरचना के बारे में बहुत स्पष्ट जानकारी मिल सकी। द्विकुंडली डीएनए की संरचना की खास विशेषताएं निम्न हैं। क्यू, ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, जिसका आधार शर्करा फॉस्फेट का बना होता है व क्षार भीतर की ओर प्रक्षेपी होता है। ख, दोनों श्रृंखलाएं प्रति समानांतर द्विवर्ती रहती हैं। इसका मतलब एक श्रृंखला की ध्रुवता 5 से 3 की ओर हो तो दूसरे की ध्रुवता 3 से 5 की तरफ होगी। ग, दोनों रज्जुकों के क्षार आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा युग्मित होकर क्षार युग्मक बनाते हैं। एडेनिन व थाइमीन, जो विपरीत रज्जुकों में होते हैं, आपस में हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। ठीक इसी तरह से ग्वानिन साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा बंधा रहता है, जिसके फलस्वरूप सदैव यूरिन के विपरीत दिशा में पिरिमिडीन होता है। इससे कुंडली के दोनों रज्जुकों के बीच लगभग समान दूरी बनी रहती है। चित्र 5.2। घ, दोनों श्रृंखलाएं दक्षिणावर्ती कुंडित होती हैं। कुंडली का पिच 3.4 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर, 1 मीटर का 10⁻⁹वां भाग होता है। वो 10⁻⁹ मीटर के बराबर है। वह प्रत्येक घुमाव में लगभग 10 क्षार युग्मक मिलते हैं। परिणाम स्वरूप एक कुंडली में एक क्षार युग्मक के बीच लगभग 0.34 नैनोमीटर की दूरी होती है। ड, द्विकुंडली में एक क्षार युग्म की सतह के ऊपर स्थित होते हैं। इसके अतिरिक्त हाइड्रोजन बंध कुंडली संरचना को स्थायित्व प्रदान करते हैं। यूरोन व पायरीमिडीन की संरचनात्मक तुलना करो। क्या आप बता सकते हैं कि डीएनए में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के बीच की दूरी हमेशा लगभग समान क्यों रहती है? चित्र 5.3। हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। ठीक इसी तरह से ग्वानिन साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा बंधा रहता है, जिसके फलस्वरूप सदैव डीएनए की द्विकुंडली संरचना का प्रस्ताव यू परिक्रामी है कि आनुवंशिक उतराव को सरल तरीके से व्याख्या करने में सक्षम है। द्विकुंडली संरचना का प्रस्ताव यू परिक्रामी है कि आनुवंशिक उतराव को सरल तरीके से व्याख्या करने में सक्षम है होता है, जिसे न्यूक्लियोसोम कहते हैं। चित्र 5.4 अ, एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम 200 क्षार युग्म की डीएनए कुंडली होती है। केंद्रक में मिलने वाली एक संरचना जिस पर न्यूक्लियोसोम एक के बाद एक मिलते हैं उसे क्रोमेटीन कहते हैं, माइनस जो केंद्रक में अभिरंजित धागे की तरह की संरचना होती है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर न्यूक्लियोसोम क्रोमेटीन जिस तरह से डोरी पर बीड़स की तरह से दिखाई पड़ते हैं। चित्र 5.4 ब, सैद्धांतिक रूप से तुम सोच सकते हो कि एक स्तनधारी कोशिका में ऐसे दाने न्यूक्लियोसोम की तरह की रचना की संख्या क्या हो सकती है। डोरी पर बीड़स सदृश संरचना क्रोमेटीन में कोंडित होकर क्रोमेटीन धागों सूत्रों का निर्माण करती है, जो आगे कुंडित व संघनित होकर कोशिका विभाजन की मध्यावस्था में गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। उच्च स्तर पर क्रोमेटीन के पैकेजिंग हेतु अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिसे सामूहिक रूप से गैर हिस्टोन गुणसूत्रीय प्रोटीन नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन NHC कहते हैं। एक प्रारूपी केंद्रक में कुछ जगहों पर क्रोमेटीन ढीले ढाले बंधे हल्के अभिरंजित होते हैं, जिसे यूक्रोमेटीन डैश कहते हैं। क्रोमेटीन जो काफी अच्छे ढंग से बंधे होते हैं व गाढ़े रंग के दिखाई पड़ते हैं उसे डैश हेटेरोक्रोमेटीन डैश कहते हैं। 5.2 आनुवंशिक पदार्थ की खोज। मेश्वर द्वारा न्यूक्लिन व मेंडल के वंशागति सिद्धांतों तथा एक लंबे समय के बाद ये सिद्ध व ज्ञात हो सका कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। आनुवंशिक वंशागति के आणविक की खोज 1926 में हुई। ग्रेगर मेंडल, वॉल्टर सटन, थॉमस हंट मॉर्गन व अन्य दूसरे वैज्ञानिकों की पूर्व खोजों के आधार पर स्पष्ट हो गया कि गुणसूत्र अधिकतम कोशिकाओं के केंद्रक से मिलता है।
लेकिन इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सका कि कौन सा अणु वास्तव में आनुवंशिक पदार्थ है। रूपांतरित सिद्धांत वर्ष 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, जीवाणु जो निमोनिया के लिए जिम्मेदार है, के 7 प्रयोगों से रूपांतरण की अच्छे ढंग से व्याख्या थी। उनके प्रयोगों के दौरान एक सजीव जीव जीवाणु के प्राकृतिक रूप में परिवर्तन हो गया। जब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी न्यूमोकोकस जीवाणु को संवर्धन प्लेट पर वृद्धि करता है, तब इसकी कुछ चिकनी कॉलोनी एस व दूसरी सूक्ष्म कॉलोनी आर का निर्माण होता है। यह एस प्रभेद के जीवाणु में श्लेष्मा बहुस्केराइड युक्त आवरण होता है, जबकि आर प्रभेद में यह आवरण नहीं होता है। एस प्रभेद उग्र से संक्रमित चूहे निमोनिया संक्रमण से मर जाते हैं, जबकि आर प्रभेद द्वारा निमोनिया नहीं होता है। एस प्रभेद चूहे में प्रवेश कराया गया चूहा मर जाता है। आर प्रभेद चूहे में प्रवेश कराया गया चूहा जीवित रहता है। ग्रिफिथ ने जीवाणु को गर्म करने पर उन्हें मृत पाया। उसने पाया कि गर्म करने पर मृत एस प्रभेद जीवाणु को चूहे में प्रवेश कराने से उसकी मृत्यु नहीं हो पाई, लेकिन जब उसमें गर्म करने से मृत एस व सजीव आर जीवाणु के मिश्रण को चूहे में प्रवेश कराया, तब चूहे की मृत्यु हो गई। इस मृत चूहे से उसने सजीव एस जीवाणु को विलगित किया। एस प्रभेद ताप से मृत चूहे में स्थानांतरित चूहा जीवित रहता है। एस प्रभेद ताप से मृत जोड़ आर प्रभेद सजीव चूहे में स्थानांतरित चूहा मर जाता है। ग्रिफिथ ने बताया कि आर प्रभेद जीवाणु ताप मृत एस प्रभेद जीवाणु द्वारा रूपांतरित किए गए। यह रूपांतरित कारक ताप मृत एस प्रभेद से आर प्रभेद में स्थानांतरित होते हैं। इसमें चिकनी बहुस्केराइड आवरण का निर्माण होता है, जिससे यह उग्र रूप में परिवर्तन हो जाता है। यह निश्चित ही आनुवंशिक पदार्थ के स्थानांतरण के कारण हो पाता है। इन प्रयोगों से आनुवंशिक पदार्थ के जीव रासायनिक प्रकृति के बारे में नहीं बताया जा सकता है। रूपांतरित सिद्धांत के जीव रासायनिक लक्षण ओसवाल्ड एवरी, कोलिन मैकलियोड व मैकलिन मैकार्डी 1933-44 के कार्य के पहले ऐसा समझा जाता था कि आनुवंशिक पदार्थ प्रोटीन है। ग्रिफिथ के सभी प्रयोगों के आधार पर रूपांतरित सिद्धांत की जीव रासायनिक प्रकृति के बारे में पता चलाया। ताप मृत एस कोशिकाओं को जैव रसायनों, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए आदि को अलग कर ये पता लगाने के लिए शोधित किया कि इनमें से कौन आर कोशिका का एस कोशिका में रूपांतरित करने में सहायक होता है। उन्होंने इस बात का पता लगाया कि जीवाणु का केवल डीएनए ही आर जीवाणु को रूपांतरित कर सकता है। उन्होंने इस बात का भी पता लगाया कि प्रोटीन पाचक एंजाइम प्रोटीएज व आरएनए पाचक एंजाइम आरएनएज इस रूपांतरण को प्रभावित नहीं करते हैं, इसलिए रूपांतरित पदार्थ प्रोटीन या आरएनए नहीं है। डीएनए से पाचन के बाद रूपांतरण प्रक्रिया बंद हो जाती है। इससे स्पष्ट है कि डीएनए ही रूपांतरण के लिए जिम्मेदार है। इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है, लेकिन इस बात से सभी जीव विज्ञानी सहमत नहीं थे। डीएनएस व डीएनएसी के बीच क्या कोई अंतर है? 5.2.1 आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है। डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, इसके बारे में सुस्पष्ट प्रमाण अल्फ्रेड हर्पे व मार्था चेस 1952 के प्रयोगों से प्राप्त हुआ। इन्होंने उन विषाणुओं पर कार्य किया जो जीवाणु को संक्रमित करते हैं, जिसे जीवाणु भोजी कहते हैं। जीवाणु भोजी जीवाणु से चिपकते हैं, अपने आनुवंशिक पदार्थ को जीवाणु कोशिका में भेजते हैं। जीवाणु कोशिका विषाणु के आनुवंशिक पदार्थ को अपना समझने लगती है, जिससे आगे चलकर अधिक विषाणु का निर्माण होता है। हर्पे व चेस ने इस बात का पता लगाने के लिए प्रयोग किया कि विषाणु से प्रोटीन या डीएनए निकलकर जीवाणु में प्रवेश करता है। उन्होंने कुछ विषाणुओं को ऐसे माध्यम पर पैदा किया जिसमें एक को विकिरण सक्रिय फास्फोरस व दूसरे विषाणुओं को विकिरण सक्रिय सल्फर पर वृद्धि किया था। जिस विषाणु को विकिरण सक्रिय फास्फोरस की उपस्थिति में पैदा किया, उसमें विकिरण सक्रिय डीएनए पाया गया, जबकि विकिरण सक्रिय प्रोटीन नहीं था, क्योंकि डीएनए में फास्फोरस होता है, प्रोटीन नहीं। ठीक इसी तरह से विषाणु जिसे विकिरण सक्रिय सल्फर की उपस्थिति में पैदा किया गया, उनमें विकिरण सक्रिय प्रोटीन पाई गई। डीएनए विकिरण सक्रिय नहीं था, क्योंकि डीएनए में सल्फर नहीं मिलता है। विकिरण सक्रिय जीवाणु भोजी ई कोलाई जीवाणु से चिपक जाते हैं। जैसे संक्रमण आगे बढ़ता है, जीवाणु को सम्मिश्रक में हिलाने से विषाणु आवरण अलग हो जाता है। जीवाणुओं को अपकेंद्रण यंत्र में प्रचकन कराने से विषाणुकण जीवाणुओं से अलग हो जाते हैं। जो जीवाणु विकिरण सक्रिय डीएनए रखने वाले विषाणु से संक्रमित हुए थे, वे विकिरण सक्रिय रहे। इससे स्पष्ट है कि जो पदार्थ विषाणु से जीवाणु में प्रवेश करता है, वो डीएनए है। जो जीवाणु उन विषाणुओं से संक्रमित थे जिनमें विकिरण सक्रिय प्रोटीन था, वे विकिरण सक्रिय नहीं हुए। इससे संकेत मिलता है कि प्रोटीन जीवाणु में प्रवेश नहीं करता है। इस कारण से आनुवंशिक पदार्थ डीएनए ही है जो विषाणु से जीवाणु में जाता है। चित्र 5.5 5.2.2 आनुवंशिक पदार्थ के गुण डीएनए बनाम आरएनए। पिछली चर्चाओं से ये स्पष्ट है कि प्रोटीन बनाम डीएनए के बीच जो विवाद आनुवंशिक पदार्थ को लेकर था, वो अब स्पष्ट रूप से हर्पे व चेस के प्रयोग से सुलझ चुका है।
अब ये संभव हो चुका है कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। फिर भी ये स्पष्ट हो गया कि कुछ विषाणुओं में आरएनए, उदाहरण टोबैको मोज़ेक वायरस, क्यूबिटा बैक्टीरियोफेज आदि, आनुवंशिक पदार्थ है। कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, जैसे -Q डीएनए प्रमुख आनुवंशिक पदार्थ है, जबकि आरएनए दूत व अनुबंधन जैसे सक्रिय कार्य करता है। दोनों न्यूक्लिक अम्ल अणुओं की रासायनिक संरचना में अंतर बताएं। क्या आप डीएनए व आरएनए के बीच दो रासायनिक अंतरों को बता सकते हो? एक अणु जो आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य कर सकता है, वो निम्न मानदंडों को अवश्य पूर्ण करता है। क. ये अपना प्रतिकृति बनाने में सक्षम है। प्रतिकृति। ख. इसे संरचना व रासायनिक संगठन के आधार पर स्थिर होना चाहिए। ग. इनमें धीमे परिवर्तनों, उत्परिवर्तन की संभावना होती है, जो विकास के लिए आवश्यक है। घ. इसे स्वयं मेंडल के लक्षण के अनुरूप अभिव्यक्त होना चाहिए। यदि कोई क्षार युग्मन पूरकता के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए परीक्षण करता है, तब वो पाएगा कि दोनों न्यूक्लिक अम्लों, डीएनए व आरएनए में स्वयं प्रतिकृति की क्षमता होती है। सजीव तंत्र के अन्य अणुओं में, जैसे प्रोटीन, स्वयं प्रथम मापदंड को पूर्ण करने में असफल हैं। आनुवंशिक पदार्थ इतना स्थायी होना चाहिए कि जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं, उम्र या जीव की शरीर क्रिया में इसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आनुवंशिक का स्थायित्व उसको एक प्रमुख विशेषता है जो ग्रिफिथ के रूपांतरित कारक से स्पष्ट है, जिसमें ताप से जीवाणु को मृत्यु हो जाती है, लेकिन आनुवंशिक पदार्थ की कुछ विशेषताएं नष्ट नहीं हो पाती हैं। डीएनए के परिप्रेक्ष्य में इस बात को और अच्छे ढंग से समझ सकते हैं कि डीएनए की दोनों रज्जुक एक दूसरे के पूरक होते हैं, जो गर्म करने पर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, लेकिन पुनः उचित स्थिति के आने पर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। आरएनए के प्रत्येक न्यूक्लियोसाइड पर 2 हाइड्रोक्सिल समूह मिलता है। ये क्रियाशील समूह है, जिससे आरएनए अस्थिर व आसानी से विखंडित हो जाता है। इस कारण से डीएनए रासायनिक संगठन की दृष्टि से कम सक्रिय व संरचनात्मक दृष्टि में अधिक स्थायी होता है। इस कारण दोनों न्यूक्लिक अम्लों में डीएनए एक अच्छा आनुवंशिक पदार्थ माना गया है। वास्तव में डीएनए में यूरेसिल की जगह थाइमीन होने से उनमें एक अधिक स्थायित्व मिलता है। इसके बारे में विस्तृत चर्चा हम डीएनए में होने वाले मरम्मत की प्रक्रिया को समझना होगा, और आप इस प्रक्रिया के बारे में उच्च कक्षाओं में अध्ययन करेंगे। दोनों आरएनए व डीएनए उत्परिवर्तित हो सकते हैं। वास्तव में आरएनए अस्थायी व तीव्र गति से उत्परिवर्तित होता है। परिणाम स्वरूप विषाणुओं में आरएनए जीनोम मिलता है, उसकी जीवन अवधि छोटी व तेजी से उत्परिवर्तित व विकसित होने वाली होती है। आरएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए सीधे कूट लेखन करते हैं, इसलिए वे आसानी से लक्षण व्यक्त करते हैं। डीएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए आरएनए पर निर्भर है। प्रोटीन संश्लेषण की सारी व्यवस्था आरएनए से विकसित हुई। उपरोक्त चर्चाओं से स्पष्ट है कि दोनों डीएनए व आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करते हैं। डीएनए के अधिक स्थायी होने से वो आनुवंशिक सूचनाओं के संचय हेतु सबसे उपयोगी है। आनुवंशिक सूचनाओं के स्थानांतरण हेतु आरएनए उपयुक्त है। 5.3 आरएनए संसार। पूर्ववर्ती चर्चाओं से तत्काल एक प्रश्न उठता है कि प्रथम आनुवंशिक पदार्थ कौन सा है। इस अध्याय में रासायनिक विकास के बारे में विस्तृत रूप से वर्णन किया जाएगा, लेकिन संक्षेप में कुछ तथ्यों व बिंदुओं को हम अवश्य उजागर करेंगे। आरएनए पहला आनुवंशिक पदार्थ था। अब बहुत पर्याप्त प्रमाण है कि जीवन के आवश्यक प्रक्रमों जैसे उपापचय, स्थानांतरण, संवहन आदि का विकास आरएनए से हुआ। आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के साथ एक उत्प्रेरक। जैविक तंत्र में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो आरएनए उत्प्रेरक द्वारा उत्प्रेरित की जाती है। प्रोटीन एंजाइम को इसमें कोई योगदान नहीं है। आरएनए उत्प्रेरक के रूप में क्रियाशील लेकिन अस्थायी है। इस कारण से आरएनए के रासायनिक रूपांतरण से डीएनए का विकास हुआ, जिससे ये अधिक स्थायी है। डीएनए के द्विरज्जुकों व पूरक रज्जुकों के कारण तथा इनमें मरम्मत प्रक्रियाओं के विकास से अपने में होने वाले परिवर्तनों के प्रति प्रतिरोधी हैं। डीएनए की द्विपुंडली रचना के प्रतिपादन के साथ ही वॉटसन व क्रिक ने तत्काल डीएनए की प्रतिकृति की योजना प्रस्तुत की। यदि उनके मूल कथनों को उद्धृत किया जाए तो वो इस प्रकार है। विशिष्ट युग्मन को जानकारी के बाद आनुवंशिक पदार्थ के नए रूप के निर्माण की प्रक्रियाओं के बारे में तत्काल प्रतिपादन करने से बचा नहीं जा सकता था। वॉटसन व क्रिक 1953। उपरोक्त योजना से स्पष्ट है कि दोनों रज्जुक अलग होकर टेम्पलेट के रूप में कार्य कर नए रज्जुकों का निर्माण करते हैं। प्रतिकृति के पूर्ण होने के बाद जो डीएनए अणु बनता है, उसमें एक पैतृक व एक नई निर्मित लंबी रज्जुक होती है। डीएनए प्रतिकृति की ये योजना अर्धसंरक्षी सेमी कंजर्वेटिव कहलाती है। चित्र 5.6। 5.4.1 प्रायोगिक प्रमाण। अब यह सिद्ध हो चुका है कि डीएनए का अर्धसंरक्षी प्रतिकृत होता है। इसके बारे में सर्वप्रथम जानकारी इशेरिचिया कोलाई से प्राप्त हुई और आगे जाकर उच्च जीवों जैसे पौधों व मानव कोशिकाओं में पता लगा पाया। मिसेस सेल्सन व फ्रैंकलिन स्टाल ने 1958 में निम्न प्रयोग किया। क्यों? इन्होंने ई कोलाई को ऐसे संवर्धन में विकसित किया जिसमें NH_4 Cl नाइट्रोजन का भारी समस्थानिक है। अमोनिया क्लोराइड कई पीढ़ियों तक केवल नाइट्रोजन का स्रोत है, जिसके परिणाम स्वरूप
नवनिर्मित डीएनए एवं अन्य दूसरे नाइट्रोजन युक्त यौगिकों में नाइट्रोजन N व्यवस्थित हो जाता है। इस भारी डीएनए अणु को सामान्य डीएनए से सीजियम क्लोराइड के घनत्व प्रवणता में अपकेंद्रीकरण करने से अलग कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि N नाइट्रोजन एक विकिरण सक्रिय समस्थानिक नहीं है और ये N नाइट्रोजन N से घनत्व के आधार पर अलग किया जा सकता है। इसके बाद कोशिकाओं को ऐसे संवर्धन में स्थानांतरित किया जिसमें साधारण NH_4Cl था। वह निश्चित समयांतराल पर गुणित कोशिकाओं के नमूनों को लेने पर व इससे डीएनए निष्कर्षण करने पर पाया गया कि ये हमेशा द्विरज्जुक कुंडलियों के रूप में मिलता है। डीएनए के घनत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए विभिन्न नमूनों को स्वतंत्र रूप से सीजियम CSCI ग्रेडियंट की प्रवणता पर अलग किया। चित्र 5.7 इस प्रकार संवर्धन, जिसको $15N से $14N माध्यम पर एक पीढ़ी तक स्थानांतरित किया गया था, इससे डीएनए निष्कर्षित करने पर पाया गया कि इसका घनत्व संकरित या मध्य था। 20 मिनट बाद प्रथम पीढ़ी ई कोलाई 20 मिनट में विभाजित होता है। डीएनए को दूसरी पीढ़ी 40 मिनट बाद द्वितीय पीढ़ी के संवर्धन से निष्कर्षित किया गया कि समान मात्रा में संकरित डीएनए हल्के डीएनए से मिलकर बना होता है। ई कोलाई के 80 मिनट बाद वृद्धि से प्राप्त डीएनए में हल्के व संकरित डीएनए घनत्व का अनुपात होगा। ठीक इसी तरह का प्रयोग टेलर व उनके सहयोगियों ने 1958 में विसिया फाबा सेम पर नवनिर्मित डीएनए को गुणसूत्र में वितरण का पता लगाने के लिए विकिरण सक्रिय थाइमिडीन का प्रयोग किया। इस प्रयोग से ये सिद्ध हो गया कि गुणसूत्र में डीएनए अर्धसंरक्षीय तरु से प्रतिकृति करता है। 5.4.2 कार्यप्रणाली व एंजाइम। सजीव कोशिकाओं जैसे ई कोलाई में प्रतिकृति हेतु उत्प्रेरकों एंजाइम के समूहों की आवश्यकता होती है। मुख्य एंजाइम जो डीएनए पर निर्भर है वो डीएनए पॉलीमरेज है। यह डीएनए टेम्पलेट का उपयोग डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड के बहुलकन को उत्प्रेरित करता है। यह एंजाइम काफी प्रभावी है क्योंकि बहुत ही कम समय में अधिक संख्या में न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलकन को उत्प्रेरित करता है। कल्पना करो कि ई कोलाई में 4.6x10⁻6 क्षार युग्म मिलते हैं। इसकी तुलना मानव के द्विगुणित संख्या 6.6x10⁻6 क्षार युग्म से करो, जिसमें प्रतिकृति प्रक्रिया के पूर्ण होने में 18 मिनट लगते हैं। इसका मतलब बहुलकन का औसत दर लगभग 2000 क्षारयुग्म प्रति सेकंड है। ये केवल बहुलकन को तेज नहीं करते बल्कि अधिक शुद्धता के साथ अभिक्रिया को उत्प्रेरित भी करते हैं। प्रतिकृति में किसी भी तरह की गलती के परिणाम स्वरूप उत्परिवर्तन होता है। इसके अतिरिक्त ऊर्जा की दृष्टि से प्रतिकृति एक महंगी प्रक्रिया है। अतः डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट दोहरे उद्देश्य की पूर्ति करता है। इसके अतिरिक्त अवस्कर की तरह कार्य करते हुए बहुलकन अभिक्रिया के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। एटीपी की तरह डीऑक्सीन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट में 2 टर्मिनल फॉस्फेट उच्च ऊर्जा वाले फॉस्फेट हैं। अधिक शुद्धता के साथ प्रतिकृति प्रक्रम को पूर्ण करने हेतु डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज के साथ अन्य एंजाइम की आवश्यकता होती है। दोनों अणुओं के दोनों रज्जुक एक साथ पृथक नहीं होते क्योंकि इसके लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रतिकृति हेतु प्रतिकृति कुंडली छोटे छोटे भाग में खुलती है, जिसे प्रतिकृति द्विशाखा कहते हैं। डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज बहुलकन केवल एक दिशा 5 कैरेट से 3 कैरेट 5 कैरेट टू 3 कैरेट की ओर उत्प्रेरित करता है। यह प्रतिकृति द्विशाख पर कुछ जटिलता पैदा करती है। फलस्वरूप 3 कैरेट टू 5 कैरेट ध्रुवता वाली टेम्पलेट की लड़ी पर प्रतिकृत सतत होता है, जबकि दूसरी लड़ी 3 कैरेट टू 5 कैरेट ध्रुवता वाले टेम्पलेट पर यह असतत होता है। तत्पश्चात ये असतत रूप से संश्लेषित खंड एंजाइम डीएनए लाइगेज द्वारा आपस में जुड़ जाते हैं। चित्र 5.8। डीएनए पॉलीमरेज प्रतिकृति प्रक्रम की शुरुआत नहीं कर सकते हैं। प्रतिकृति डीएनए के किसी भी जगह पर प्रतिकृति क्रम निर्मित प्रारंभ नहीं होती है। ई कोलाई के डीएनए में कुछ निश्चित स्थान होते हैं जहां से प्रतिकृति की शुरुआत होती है। इन जगहों को प्रतिकृति का स्थल नामकरण दिया गया है। इस कारण से प्रतिकृति की शुरुआत के लिए आवश्यक डीएनए खंडों की प्राप्ति पुनर्योगात्र डीएनए विधि के द्वारा होती है, जिसमें संवहक की आवश्यकता होती है। संवहक से प्रतिकृति की शुरुआत होती है। मूल की प्रकृति और इस जगह पर होने वाले प्रक्रमों के बारे में आप विस्तृत रूप से उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। प्रतिकृति के बारे में अभी विस्तृत रूप से पूर्ण जानकारी नहीं है। ससीम केंद्रकों की सुकेंद्रकी में डीएनए की प्रतिकृति कोशिका चक्र केएस प्रावस्था में होती है। डीएनए की प्रतिकृति व कोशिका विभाजन चक्र काफी संभावित ढंग से होती है। डीएनए प्रतिकृति के बाद कोशिका विभाजन न होने के कारण बहुगुणिता पॉलीप्लॉइडी की स्थिति गुणसूत्री समानता उत्पन्न होती है। इनमें से कुछ प्रक्रमों के बारे में विस्तृत रूप से आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। 5 अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए की एक रज्जुक से आनुवंशिक सूचनाओं का आरएनए में प्रतिलिपिकरण करने की प्रक्रिया को अनुलेखन कहते हैं। यहीं भी पूरकता का सिद्धांत अनुलेखन प्रक्रम को नियंत्रित करता है, जिसमें एडिनोसिन थाइमीन की जगह पर यूरेसिल के साथ क्षारयुग्म बनाता है।
यद्यपि प्रतिकृति प्रक्रम के विपरीत किसी जीव के कुल डीएनए द्विगुणित होकर अनुलेखन के दौरान अपना एक रज्जुक आरएनए के साथ मिलाकर उसी का रूप ले लेता है। इससे डीएनए की लड़ी व जगहों का पता चलता है जो अनुलेखन में भाग लेते हैं। अनुलेखन के दौरान दोनों रज्जुकों की प्रतिलिपिकरण क्यों नहीं होती है? इसका साधारण सा उत्तर है। प्रथम, दोनों रज्जुक टेम्पलेट के रूप में कार्य करते हैं, तब उनसे विभिन्न अनुक्रमों वाले आरएनए अणुओं का अनुलेखन होता है। याद रखो, पूरकता का मतलब समानता नहीं है। यदि प्रोटीन का अनुलेखन करते हैं तब प्रोटीन में मिलने वाले अमीनो अम्लों का अनुक्रम भिन्न होगा। यदि इसी डीएनए का एक भाग दो भिन्न प्रोटीनों का कूटलेखन करता है तब आनुवंशिक सूचना स्थानांतरण तंत्र द्वारा जटिलता उत्पन्न करती है। दूसरा, साथ साथ दो आरएनए अणुओं जो एक दूसरे के पूरक हैं, इनके निर्माण से द्विरज्जुक आरएनए का निर्माण होगा। इससे आरएनए में प्रोटीन में अनुलेखन नहीं हो पाता है और अनुलेखन का प्रक्रम व्यर्थ जाता है। 5.1 अनुलेखन इकाई। डीएनए में अनुलेखन इकाई के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। क, उन्नायक प्रमोटर, ख, संरचनात्मक जीन स्ट्रक्चरल जीन, ग, समापक टर्मिनेटर। अनुलेखन इकाई के संरचनात्मक जीन डीएनए के द्विरज्जुक का ही भाग है। चूंकि रज्जुक विपरीत ध्रुवों की ओर होते हैं, इसलिए डीएनए माइनस निर्भर आरएनए पॉलीमरेज बहुलकन केवल एक दिशा 5 कैरेट से 3 कैरेट, 5 कैरेट टू 3 कैरेट की ओर उत्प्रेरित होते हैं। रज्जुक जिसमें ध्रुवता 3 कैरेट से 5 कैरेट, 3 कैरेट टू 5 कैरेट की ओर है, वो टेम्पलेट के रूप में कार्य करते हैं, इसलिए ये टेम्पलेट रज्जुक कहलाता है। दूसरी लड़ी जिसमें ध्रुवता 5 कैरेट टू 3 कैरेट व अनुक्रम आरएनए जैसा होता है, थाइमीन के अलावा इस जगह पर यूरेसिल होता है, अनुलेखन के दौरान स्थानांतरित हो जाता है। ये रज्जुक जो किसी भी चीज के लिए कूटलेखन नहीं करता है, कूटलेखन रज्जुक कहलाता है। सभी उपर्युक्त बिंदु जो अनुलेखन इकाई के भाग है, कूटलेखन रज्जुक से बने होते हैं। उन बिंदुओं की व्याख्या के लिए अनुलेखन इकाई के परिकल्पित अनुक्रमों को नीचे दिखाया गया है। 3 कैरेट -ATG CATTG 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 CATG CATG CATGC 5 कैरेट टेम्पलेट रज्जुक। 5 कैरेट -TACG TACG 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 3 कैरेट कूटलेखन रज्जुक। डीएनए से अंकित आरएनए के अनुक्रमों को आप लिख सकते हो। उन्नायक व समापक तथा किनारे पर स्थित संरचनात्मक जीन अनुलेखन इकाई बनाते हैं। संरचनात्मक जीन के 5 कैरेट किनारे पर इसका संदर्भ कूटलेखन रज्जुक के ध्रुवता से संबंध में है, उन्नायक स्थित होता है। यह डीएनए अनुक्रम है जिससे आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है और अनुलेखन इकाई में स्थित उन्नायक टेम्पलेट व कूटलेखन रज्जुक का निर्धारण करता है। समापक कूटलेखन रज्जुक के 3 कैरेट किनारे अप्रवाह पर स्थित होता है और इससे अनुलेखन प्रक्रम की समाप्ति का निर्धारण होता है। चित्र 5.9। इसके अतिरिक्त उन्नायक के प्रति प्रवाह व अप्रवाह की तरफ नियामक अनुक्रम होते हैं। इन अनुक्रमों की कुछ विशेषताओं के बारे में जब जीन अभिव्यक्ति नियमन के बारे में वर्णन होगा तब जानकारी दी जाएगी। 5.2 अनुलेखन इकाई व जीन। जीन वंशागति की क्रियात्मक इकाई है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जीन डीएनए पर स्थित होते हैं। जीन को डीएनए अनुक्रम के शब्दों में सांकेतिक रूप से परिभाषित करना कठिन है। टीआरएनए अथवा आरआरएनए अणु डीएनए अनुक्रम अंतरंग के लिए कार्य करते हैं, उनसे भी जीन परिभाषित होते हैं। परिभाषा के अनुसार समापार सिस्ट्रॉन डीएनए का वो खंड है जो पॉलीपेप्टाइड का कूटलेखन करता है। अनुलेखन इकाई में संरचनात्मक जीन मोनोसिस्ट्रॉनिक अधिकतर सुकेंद्रकी में या पॉलीसिस्ट्रॉनिक अधिकतर जीवाणु में या अमीनोकेटी में हो सकता है। सुकेंद्रकी में मोनोसिस्ट्रॉनिक संरचनात्मक जीन मिलती है जिसमें अंतर्गपी कूटलेखन अनुक्रम पाए जाते हैं। माइनस सुकेंद्रकी में जीन विखंडित होते हैं। कूटलेखन अनुक्रम या अभिव्यक्त अनुक्रमों को व्यत्येक अग्जान कहते हैं। व्यत्येक वे अनुक्रम हैं जो परिपक्व या संसाधित आरएनए में मिलते हैं। अव्यत्येक इंट्रॉन द्वारा अंतरापिपत होते हैं। अव्यक्त या मध्यवर्ती अनुक्रम परिपक्व या संसाधित आरएनए में नहीं मिलते हैं। डीएनए खंड के अर्थ में अंतर्गपित जीन व्यवस्था जीन की परिभाषा को जटिल बना देती है। लक्षण की वंशागति संरचनात्मक जीन के उन्नायक व नियामक अनुक्रमों द्वारा प्रभावित होते हैं, जो कि कभी कभी नियामक अनुक्रम अस्पष्ट रूप से नियामक जीन कहलाते हैं। इसके बावजूद ये अनुक्रम किसी आरएनए या प्रोटीन का कूटलेखन नहीं करते हैं। आरएनए के प्रकार एवं अनुलेखन का प्रक्रम। जीवों में मुख्यतः 3 प्रकार के आरएनए होते हैं: दूत आरएनए, मैसेंजर आरएनए, अंतरण आरएनए, टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए व राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए। ये सभी 3 आरएनए कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं। एमआरएनए टेम्पलेट प्रदान करता है। टीआरएनए अमीनो अम्लों के लाने व आनुवंशिक कूट को पढ़ने का काम व आरआरएनए स्थानांतरण के दौरान संरचनात्मक व उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है। जीवाणु में डीएनए पर निर्भर केवल एक आरएनए पॉलीमरेज होता है जो सभी प्रकार के आरएनए के अनुलेखन को उत्प्रेरित करता है।
आरएनए पॉलीमरेज उन नायक से जुड़कर अनुलेखन एमआरएनए टेम्पलेट प्रदान करता है। टीआरएनए अमीनो अम्लों के लाने व आनुवंशिक कूट को पढ़ने का काम व आरआरएनए स्थानांतरण के दौरान संरचनात्मक व उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है। जीवाणु में डीएनए पर निर्भर केवल एक आरएनए पॉलीमरेज होता है, जो सभी प्रकार के आरएनए के अनुलेखन को उत्प्रेरित करता है। आरएनए पॉलीमरेज उन नायक से जुड़कर अनुलेखन की शुरुआत प्रारंभन करते हैं। ये ट्राइफॉस्फेट को क्रियाधार के रूप में प्रयोग कर पूरकता के नियम का अनुपालन करते हुए टेम्पलेट में बहुलकित होता है। ये कुंडली को आगे खुलने व उसकी दीर्घीकरण में सहायता करता है। केवल छोटी लंबाई वाला आरएनए एंजाइम से जुड़ता है। जब आरएनए पॉलीमरेज समापक किनारे पर पहुंच जाता है, तब नवनिर्मित आरएनए व आरएनए पॉलीमरेज अलग हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप अनुलेखन का समापन हो जाता है। यह एक जिज्ञासापूर्ण आरएनए के प्रकार एवं अनुलेखन का प्रक्रम। जीवों में मुख्यतः 3 प्रकार के आरएनए होते हैं: दूत आरएनए, मैसेंजर आरएनए, अंतरण आरएनए, टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए व राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए। ये सभी 3 आरएनए कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं। एमआरएनए टेम्पलेट प्रदान करता है। टीआरएनए अमीनो अम्लों के लाने व आनुवंशिक कूट को पढ़ने का काम व आरआरएनए स्थानांतरण के दौरान संरचनात्मक व उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है। जीवाणु में डीएनए पर निर्भर केवल एक आरएनए पॉलीमरेज होता है, जो सभी प्रकार के आरएनए के अनुलेखन को उत्प्रेरित करता है। आरएनए पॉलीमरेज उन नायक से जुड़कर अनुलेखन की शुरुआत प्रारंभन करते हैं। ये ट्राइफॉस्फेट को क्रियाधार के रूप में प्रयोग कर पूरकता के नियम का अनुपालन करते हुए टेम्पलेट में बहुलकित होता है। ये कुंडली को आगे खुलने व उसकी दीर्घीकरण में सहायता करता है। केवल छोटी लंबाई वाला आरएनए एंजाइम से जुड़ता है। जब आरएनए पॉलीमरेज समापक किनारे पर पहुंच जाता है, तब नवनिर्मित आरएनए व आरएनए पॉलीमरेज अलग हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप अनुलेखन का समापन हो जाता है। यह एक जिज्ञासापूर्ण प्रश्न है कि आरएनए पॉलीमरेज किस तरह से उन तीनों चरणों प्रारंभन, दीर्घीकरण व समापन को उत्प्रेरित करता है। केवल आरएनए पॉलीमरेज ही दीर्घीकरण प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने में सक्षम है। यह अस्थायी रूप से प्रारंभन कारक व समापन कारक से जुड़ जाता है। अनुलेखन की शुरुआत पॉलीमरेज के साथ जुड़ने से उसकी विशिष्टता में परिवर्तन के साथ होती है, जिससे या तो प्रारंभन या समापन होता है। चित्र 5.10 जीवाणु में सक्रिय दूत आरएनए के निर्माण में संसाधन की आवश्यकता नहीं होती है। वह अनुलेखन तथा स्थानांतरण एक कक्ष, जीवाणु में कोशिका विलय व केंद्रक में कोई अलगाव नहीं होता है। इसलिए कई बार स्थानांतरण दूत आरएनए के पूर्ण रूप से अनुलेखित होने के पहले ही प्रारंभ हो जाता है। फलस्वरूप अनुलेखन व स्थानांतरण जीवाणु में साथ साथ संपन्न हो सकता है। सुकेंद्रकी में 2 अतिरिक्त जटिलताएं हैं। क्यू केंद्रक अमों में मिलने वाले पॉलीमरेज के अतिरिक्त में कम से कम 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज मिलते हैं। इनमें कार्यों का स्पष्ट विभाजन है। आरएनए पॉलीमरेज आई राइबोसोमल आरआरएनए 28, 18 व 5.8s को अनुलेखित करता है, जबकि आरएनए पॉलीमरेज 3 अंतरण आरएनए, टीआरएनए, 5SRRNA, 5SRRNA व एसएनआरएनए, एसएनआरएनएस छोटा केंद्र की आरएनए के अनुलेखन के लिए जिम्मेदार है। आरएनए पॉलीमरेज 2 दूत आरएनए, एमआरएनए के पूर्ववर्ती रूप विषमांगी केंद्र की आरएनए, एचएनआरएनए का अनुलेखन करते हैं। दूसरी जटिलता यह है कि प्रारंभिक अनुलेखन में व्यत्येक व अव्यत्येक दोनों मिलते हैं और वो असक्रिय होते हैं। चूंकि ये एक प्रक्रम से गुजरता है जिसे संवर्धन स्प्लाइलिंग कहते हैं, जिसमें अव्यत्येक अलग हो जाता है व व्यत्येक एक निश्चित क्रम में आपस में जुड़ जाते हैं। एचएनआरएनए 2 अतिरिक्त प्रक्रियाओं आच्छादन व पुच्छन से होकर गुजरता है। आच्छादन में एक असाधारण न्यूक्लियोटाइड मेथिल ग्वालोसिन ट्राइफॉस्फेट एचएनआरएनए के 5 कैरेट किनारे पर जुड़ता है। पुच्छन में एडेनिन समूह 200-300 स्वतंत्र प्लेट के 3 कैरेट किनारे पर जुड़ जाता है। पूर्ण संसाधित एचएनआरएनए को अवधूत आरएनए एमआरएनए कहते हैं, जो स्थानांतरण हेतु केंद्रक में स्थानांतरित हो जाता है। चित्र 5.11 उपरोक्त जटिलताओं के महत्व को अब समझने की आवश्यकता है। अंतरापिपत जीन व्यवस्था ये बताती है कि जीवों का विकास किस रूप में हुआ है और संवर्धन प्रक्रिया में आरएनए संसार की प्रवृत्ता को व्यक्त करता है। वर्तमान समय में सजीव तंत्र में आरएनए निर्भर प्रक्रमों के बारे में समझने की अधिक आवश्यकता है। 5.6 आनुवंशिक कूट प्रतिकृति व अनुलेखन के दौरान न्यूक्लिक अम्ल से दूसरे न्यूक्लिक अम्ल का प्रतिलिपिकरण होता है। इन प्रक्रमों को पूरकता के आधार पर समझना आसान है। स्थानांतरण की प्रक्रिया में आनुवंशिक सूचनाएं न्यूक्लियोटाइड के बहुलक से अमीनो अम्लों के बहुलक की ओर स्थानांतरित होती है। अमीनो अम्लों के न्यूक्लियोटाइड में न तो कोई पूरकता मिलती है, न ही सैद्धांतिक रूप से इसके बारे में सोच सकते हैं। न्यूक्लिक अम्ल आनुवंशिक पदार्थ में परिवर्तन से प्रोटीन के अमीनो अम्ल में भी परिवर्तन हो जाता है। इस विचार के समर्थन हेतु पर्याप्त प्रमाण है।
इससे आनुवंशिक कूट जेनेटिक कोड की परिकल्पना का प्रतिपादन हुआ जो प्रोटीन संश्लेषण के दौरान अमीनो अम्लों के अनुक्रम को निर्धारित करते हैं। डीएनए की संरचना व आनुवंशिक पदार्थ के जैव रासायनिक प्रकृति का निर्धारण जितना उत्तेजनापूर्ण था, उससे ज्यादा आनुवंशिक कूट का अर्थ निकालना व प्रस्ताव करना चुनौतीपूर्ण था। सही अर्थों में इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों के वैज्ञानिकों, भौतिकविद, कार्बनिक रसायनविद, जैव रसायनज्ञ व आनुवंशिकविद के सहयोग की आवश्यकता थी। जॉन जॉर्ज गेमो एक भौतिकविद थे जिनका विचार था कि यदि क्षार केवल 4 हैं तो इन 20 अमीनो अम्लों का कूटलेखन किस रूप से होता है, अतः कूट के निर्माण में क्षारों का समूह बनता है। इनका विचार था कि सभी 20 अमीनो अम्लों का कूट हेतु कोड 3 न्यूक्लियोटाइडों के बने होते हैं। ये एक बहुत ठोस विचार था जिससे 4 4x4 के प्रति उत्तर विलंबन समुच्चय से 64 कोडों का निर्माण हुआ। इनसे बनने वाले कोड आवश्यकता से अधिक थे। प्रकूट कोडोन जिसके होते हैं इसका प्रमाण देना अत्यधिक कठिन कार्य था। हरगोविंद खुराना ने निश्चित क्षारों, समबहुलक या सहबहुलक के समुच्चय युक्त आरएनए अणुओं के संश्लेषण की रासायनिक विधि का विकास किया था। प्रोटीन संश्लेषण हेतु मार्शल नोरेमबर्ग की कोशिश स्वतंत्र त्रिकूट का अर्थ निकालने में काफी सहयोगी रही। सेवेडो-ओकोआ एंजाइम पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोरिलेज आरएनए को स्वतंत्र रूप आरएनए का एंजाइम संश्लेषण से टेम्पलेट के निश्चित अनुक्रमों के साथ होने में सहायता प्रदान करता है। अंत में आनुवंशिक कूट का चेकरबोर्ड पैनेट आरेख नीचे तालिका 5.1 में दिया गया है। आनुवंशिक कूट की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। -क प्रकूट त्रिक होता है। 61 प्रकूट अमीनो अम्ल का कूटलेखन करते हैं व 3 प्रकूट का कूटलेखन नहीं करते हैं। इस कारण से ये रोध प्रकूट के रूप में कार्य करता है। ख एक प्रकूट केवल एक अमीनो अम्ल का कूटलेखन करता है। इस कारण से ये असंदिग्ध व विशिष्ट होता है। ग कुछ अमीनो अम्ल का कूटलेखन एक से अधिक प्रकूटों द्वारा होता है। इस कारण से इन्हें अफासित कूट कहते हैं। घ प्रकूट दूत आरएनए में लगातार पढ़े जाते हैं। ये बीच में रुके हुए नहीं होते हैं। जेट कूट लगभग सार्वभौमिक होता है। उदाहरणार्थ जीवाणु से मनुष्य में यूयूयूयूयू फेनिल एलानिन पीएचई का कूटलेखन करता है। इस नियम के कुछ अपवाद सूत्रकणिका प्रकूट व कुछ आदि जंतुओं प्रोटोजोआ में मिलता है। 6 एयूजी दोहरा कार्य करते हैं। ये मेथियोनीन का कूटलेखन करता है। यह एक प्रारंभक प्रकूट के रूप में कार्य करता है। यदि एक दूत आरएनए में निम्न न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम है तो इनके द्वारा कूटलेखित अमीनो अम्लों के अनुक्रमों की कल्पना करो। चेकरबोर्ड की सहायता लीजिए। -AUG UU UU CUU C UU UU C। अब इसके विपरीत के बारे में बताऊं। नीचे दिए गए दूत आरएनए द्वारा कूटलेखित अमीनो अम्लों के अनुक्रम है। आरएनए में न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम का पता लगाओ। मेटफेबी दानेफा। क्या आप इसका विपरीत पता लगाने में परेशानी महसूस करते हैं? क्या आप अब आनुवंशिक कूट की 2 विशेषताओं के बारे में सामंजस्य बिठा सकते हैं जिसके बारे में आप पढ़ चुके हैं? 5.6.1 उत्परिवर्तन व आनुवंशिक कूट। जीन व डीएनए के बीच आपसी संबंधों को उत्परिवर्तन द्वारा अच्छे ढंग से समझा जा सकता है। हम उत्परिवर्तन और इसके प्रभाव के बारे में विस्तृत रूप से अध्याय 5 में पढ़ चुके हैं। एक डीएनए के खंड में अधिक लोप व पुनर्योजन के प्रभाव के बारे में आसानी से समझ सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप जीन के कार्य की क्षति या वृद्धि होती है। बिंदु उत्परिवर्तन का एक प्रतिष्ठित उदाहरण बीटा ग्लोबिन श्रृंखला के जीन में एक क्षार युग्म में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप अमीनो अम्ल अवशिष्ट ग्लूटामेट से वैलीन में परिवर्तित होता है। इसके परिणाम स्वरूप होने वाले रोग को दात्र कोशिका सुअरक्ता सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। बिंदु उत्परिवर्तन के कारण संरचनात्मक जीन में एक क्षार के प्रवेश या विलोपन के बारे में नीचे दिए गए साधारण उदाहरण के द्वारा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इस कथन पर ध्यान दो जो निम्न शब्दों से बना है जिसमें 3 वर्ग अक्षर आनुवंशिक कूट की तरह मिलते हैं। राम हैज रेड कैप। यदि हैज व रेड बीच अक्षर बी को डाला जाए और कथन को पुनर्योजित किया जाए तो इसे निम्नवत पढ़ा जाएगा। राम हैज ब्रेड DCAP। ठीक इसी तरह से उसी जगह पर हो अक्षर जो से अब इसे निम्नवत पढ़ा जाएगा। राम हैज बेर EDCAP। अब हम एक साथ 3 अक्षर जैसे BIG को डालें तो कथन को निम्नवत पढ़ा जाएगा। राम हैज बिग रेड कैप। उपर्युक्त अभ्यास से रेड अक्षरों को एक के बाद एक विलोपित कर दोहरा सकते हैं और ये त्रिक अक्षरों का वाक्य निम्नवत बनेगा। राम हैज ADCAP, राम हैज DGAP, राम हैज कैप। उपर्युक्त अभ्यास से निष्कर्ष बहुत स्पष्ट है। 1 या 2 क्षारों के निवेश या विलोपन से निवेशन या विलोपन बिंदु के पढ़ने के प्राधार रीडिंग फ्रेम में परिवर्तन होता है। यद्यपि ऐसे परिवर्तन का उल्लेख वाचन प्राधार निवेशन या विलोपन के रूप में किया जाता है। 3 या 3 क्षारों के गुणित निवेशन अथवा विलोपन से एक अथवा अनेक कोड तत्सुसार एक अथवा अनेक अमीनो अम्लों के वाचन प्राधार इस बिंदु के आगे अपरिवर्तित रहते हैं। विज्ञान
5.6.2 अंतरण आरएनए अनुकल अणु। कूट परिकल्पना के बहुत समय पहले से फ्रांसिस क्रिक के अनुसार कूट के पढ़ने व इसके अमीनो अम्ल से संबंध रखने वाली एक क्रियाविधि है, क्योंकि अंतरण आरएनए में कोई संरचनात्मक विशिष्टता नहीं होती जिससे कि ये कूट को विशेष ढंग से पढ़ सके। इसके अनुसार एक अनुकूलकम अणु जो एक तरफ से कूट को पढ़ता है व दूसरी तरफ इससे विशिष्ट अमीनो अम्ल जुड़ते हैं। अंतरण आरएनए, जिसे विलय आरएनए एसआरएनए कहते हैं, के बारे में जानकारी आनुवंशिक कूट से पहले थी। फिर भी अनुकूलक अणु के रूप में इसकी भूमिका के बारे में बाद में जानकारी मिल पाई। अंतरण आरएनए में एक प्रतिकूटक एंटीकोडॉन लूप होता है जिसमें कूट के पूरक क्षार मिलते हैं व इसमें एक अमीनो अम्ल स्वीकार्य छोर होता है जिससे वो अमीनो अम्ल से जुड़ जाता है। प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए विशिष्ट अंतरण आरएनए टीआरएनए होते हैं। चित्र 5.12 प्रारंभ हेतु दूसरा विशिष्ट अंतरण आरएनए होता है जिसे प्रारंभक अंतरण आरएनए कहते हैं। शेष कूट के लिए कोई अंतरण आरएनए नहीं होता। उपरोक्त चित्र में अंतरण आरएनए की द्वितीयक संरचना दर्शाई गई है जो त्रिपत्तीय क्लोवर की पत्ती जैसी दिखाई देती है। वास्तविक संरचना के अनुसार अंतरण आरएनए सघन अणु है जो उल्टे एल की तरह दिखाई देता है। 5.7 स्थानांतरण रूपांतरण। स्थानांतरण या रूपांतरण वो प्रक्रिया है जिसमें अमीनो अम्लों के बहुलकन से पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होता है। चित्र 5.13 अमीनो अम्लों के क्रम व अनुक्रम दूत आरएनए में पाए जाने वाले क्षारों के अनुक्रम पर निर्भर करता है। अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। पेप्टाइड बंध के निर्माण में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस कारण से प्रथम प्रावस्था में अमीनो अम्ल स्वयं एटीपी की उपस्थिति में सक्रिय हो जाते हैं व संततीय अंतरण आरएनए से जुड़ जाते हैं। इस प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट रूप से अंतरण आरएनए का आवेशीकरण या अंतरण आरएनए अमीनो एसिलेशन कहते हैं। इस तरह से आवेशित दो अंतरण आरएनए का एक दूसरे से काफी पास इस प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट रूप से अंतरण आरएनए का आवेशीकरण या अंतरण आरएनए अमीनो एसिलेशन कहते हैं। इस तरह से आवेशित दो अंतरण आरएनए का एक दूसरे से काफी पास में आने से उनमें पेप्टाइड बंध का निर्माण होता है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में पेप्टाइड बंध बनने की दर बढ़ जाती है। कोशिकीय कारखाना जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक है वो राइबोसोम है। राइबोसोम अंतरण आरएनए व लगभग 80 विभिन्न प्रोटीनों से मिलकर बना होता है। ये अपनी निष्क्रिय अवस्था में दो उप इकाई, एक बड़ी उपेकक व एक छोटी उपेकक से मिलकर बना होता है। जब छोटा उपेकक दूत आरएनए में मिलता है तब दूत आरएनए का प्रोटीन में स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। बड़ी उपेकक में दो स्थल होते हैं जिससे बाद में अमीनो अम्ल जुड़कर एक दूसरे के काफी पास में आ जाते हैं जिससे पॉलीपेप्टाइड बंध बन जाता है। राइबोसोम पेप्टाइड बंध के निर्माण में उत्प्रेरक 23 राइबोसोमल आरएनए जीवाणु में एंजाइम माइनस राइबोजाइम खोल का काम करता है। दूत आरएनए में स्थानांतरण इकाई आरएनए का अनुक्रम है जिसके किनारों पर प्रारंभक प्रकूट एयूजी स्टार्ट कोडॉन व रोध प्रकूट स्टॉप कोडॉन मिलते हैं जो पॉलीपेप्टाइड का कूट लेखन करते हैं। दूत आरएनए में कुछ अतिरिक्त अनुक्रम होते हैं जो स्थानांतरित नहीं होते, उन्हें अस्थानांतरित स्थल अनट्रांसलेटेड रीजन्स यूटीआर कहते हैं। यूटीआर दोनों 5 किनारा प्रारंभक प्रकूट के पहले व 3 किनारा रोध प्रकूट के बाद पर स्थित होता है। ये प्रभावी स्थानांतरण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। प्रारंभ हेतु राइबोसोम दूत आरएनए के प्रारंभक प्रकूट एयूजी से बनता है जिसको पहचान अंतरण आरएनए द्वारा की जाती है। राइबोसोम इसके बाद प्रोटीन संश्लेषण की दीर्घीकरण प्रावस्था की ओर बढ़ता है। इस अवस्था में एमिनी अम्ल अंतरण आरएनए से जुड़कर एक जटिल रचना का निर्माण करते हैं जो आगे चलकर अंतरण आरएनए के प्रति प्रकूट एंटीकोडॉन से पूरक क्षार युग्म बनाकर दूत आरएनए के उचित प्रकूट से जुड़ते हैं। राइबोसोम दूत आरएनए के साथ एक प्रकूट से दूसरे प्रकूट की ओर जाता है। एक के बाद एक अमीनो अम्लों के जुड़ने से पॉलीपेप्टाइड अनुक्रमों का स्थानांतरण होता है जो डीएनए द्वारा निर्देशित व दूत आरएनए द्वारा निरूपित होते हैं। अंत में विमोचक कारक का रोध प्रकूट से जुड़ने से स्थानांतरण प्रक्रिया का समापन हो जाता है व राइबोसोम से पूर्ण पॉलीपेप्टाइड अलग हो जाते हैं। 5.8 जीन अभिव्यक्ति का नियमन। जीन अभिव्यक्ति के नियमन का बहुत व्यापक अर्थ है जो विभिन्न स्तरों पर होती है। जीन अभिव्यक्ति के परिणाम स्वरूप रूपांतरण होता है जिसे कई स्तरों पर नियमित कर सकते हैं। सुकेंद्रकी में नियमन कई स्तर पर हो सकता है। क अनुलेखन स्तर प्रारंभिक अनुलेख का निर्माण। ख संसाधन स्तर संवहन का नियमन। ग जीन कोशिका में अभिव्यक्त होकर एक विशेष कार्य व एक निश्चित कार्य को संपन्न करते हैं। उदाहरणार्थ छोटी इकोलाई में स्थित एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज डाइसैकेराइड लैक्टोज का जल अपघटन कर गैलेक्टोज व ग्लूकोज का निर्माण करते हैं जिसे जीवाणु ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयोग करते हैं। लैक्टोज जो जीवाणु के ऊर्जा स्रोत हैं की अनुपस्थिति में बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का संश्लेषण नहीं होता है।
इस कारण से साधारण शब्दों में कहा जाए तो ये एक उपापचयी शरीर क्रियात्मक या वातावरण स्थिति है जो जीन की अभिव्यक्ति को नियमित करती है। एक भ्रूण का वयस्क जीव में विकास व विभेदन जीन के विभिन्न समूहों की अभिव्यक्ति समन्वित नियमन का परिणाम है। असीम केंद्रकी में जीन अभिव्यक्ति के नियमन के लिए कुछ ऐसे प्रभावी स्थल होते हैं जो अनुलेखन प्रारंभ की दर को नियमित करते हैं। अनुलेखन इकाई में एक निश्चित उन्नायक के साथ आरएनए पॉलीमरेज की क्रियाशीलता अतिरिक्त प्रोटीन से पारस्परिक क्रिया द्वारा उसे नियमित होती है जो प्रारंभिक स्थल के पहचान में इसे सहयोग देते हैं। ये नियामक प्रोटीन सहलग्नकारी, सक्रिय, एक्टिवेटर या असहयोगलग्नक, दमनकारी, रिप्रेसर दोनों रूप में कार्य कर सकते हैं। असीम केंद्र की डीएनए में उन्नायक स्थल की उपलब्धता प्रोटीन की विशेष अनुक्रमों, जिसे प्रचालक ऑपरेटर कहते हैं, से अन्योन्य क्रिया द्वारा नियमित होती रहती है। अधिकतर प्रचालक ओपेरॉन में प्रचालक स्थल उन्नायक भाग के पास में ही स्थित होता है और अभिव्यक्त स्थिति में प्रचालक के अनुक्रम दमनकारी प्रोटीन से बंध जाते हैं। प्रत्येक ओपेरॉन का अपना विशिष्ट प्रचालक व दमनकारी रिप्रेशर होता है। उदाहरण, लैक प्रचालक केवल लैक प्रचालक एलएसी ऑपरेटर में मिलता है। ये विशेष रूप से लैक दमनकारी एलएसी रिप्रेसर से अपनी क्रिया करता है। 5.8.1 लैक प्रचालक लैक ओपेरॉन। लैक ओपेरॉन के बारे स्पष्ट जानकारी आनुवंशिकी फ्रैंकोइस जैकब व जैव रसायनविद जैक्वे मोनार्ड के आपसी प्रयास से ही पाई है। उन्होंने पहली बार अनुलेखनीय नियमित तंत्र के बारे में बताया। लैक प्रचालक, यहाँ लैक का मतलब लैक्टोज है, में पॉलीसिस्ट्रोनिक संरचनात्मक जीन का नियमन एक सामान्य उन्नायक व नियमक जीन द्वारा होता है। इस तरह की व्यवस्था जीवाणु में बहुत सामान्य है, इसे प्रचालक ओपेरॉन कहते हैं। ऐसे कुछ उदाहरण हैं: माइनस लैक प्रचालक एलएसी ओपेरॉन, ट्रिप प्रचालक टीआरपी ओपेरॉन, एएएफ प्रचालक एआरए ओपेरॉन, हिस प्रचालक एचआईएम ओपेरॉन व वेल प्रचालक वीएल ओपेरॉन आदि। लैक प्रचालक एक नियामक जीन आई जीन माइनस, ये आई का मतलब प्रेरक, इंड्यूसर होल नहीं बल्कि ये दमनक इनहिबिटर होल से किया गया है और 3 संरचनात्मक जीन जेड वाई व ए वोल से मिलकर बना होता है। आई जीन लैक प्रचालक के दमनकारी का कूटलेखन करता है। जेड जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज बीटा गैल बेटा गल का कूटलेखन करता है जो डाइसेकेराइड लैक्टोज के जल विघटन से एकलर इकाई गैलेक्टोज व ग्लूकोज का निर्माण करता है। वाई जीन परमिएज का कूटलेखन करता है जो कोशिका के लिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज की पारगम्यता को बढ़ाता है। जीन ए द्वारा ट्रांसएसिटिलेज का कूटलेखन होता है। इस तरह से लैक प्रचालक के सभी तीनों जीन के उत्पाद लैक्टोज उपचय के लिए आवश्यक है। दूसरे अन्य प्रचालकों के प्रचालक में उपस्थित जीन समान संबंधित उपापचयी पथ में एक साथ कार्य करते हैं। चित्र 5.14। लैक्टोज एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए क्रियाधार का काम करता है जो प्रचालक की सक्रियता के आरंभ, ऑन होन या निष्क्रियता समाप्ति, ऑफ होल को नियमित करता है। इसे प्रेरक कहते हैं। सबसे उपयुक्त कार्बन स्रोत ग्लूकोज की अनुपस्थिति में यदि जीवाणु के संवर्धन माध्यम में लैक्टोज डाल दिया जाता है तब परमिएट की क्रिया द्वारा लैक्टोज कोशिका के अंदर अभिगमन करता है। याद करो, कोशिका में लैक प्रचालक की अभिव्यक्ति निम्न स्तर पर हमेशा बनी रहती है, अन्यथा लैक्टोज कोशिकाओं के भीतर प्रवेश नहीं कर सकता है। इसके बाद लैक्टोज प्रचालक को निम्न ढंग से प्रेरित करता है। प्रचालक का दमनकारी आई जीन द्वारा संश्लेषित हमेशा उपस्थिति रहती है, होल होता है। दमनकारी प्रोटीन प्रचालक के प्रचालक स्थल से बंधकर आरएनए पॉलीमरेज को निष्क्रिय कर देता है जिससे प्रचालक अनुलेखित नहीं हो पाता है। प्रेरक जैसे लैक्टोज एलोलैक्टोज की उपस्थिति में दमनकारी प्रेरक से क्रिया कर निष्क्रियत हो जाता है। इसके फलस्वरूप आरएनए पॉलीमरेज उन्नायक से बंधकर अनुलेखन को शुरुआत करता है। चित्र 5.14। लैक प्रचालक के नियमन को इसके क्रियाधार द्वारा एंजाइम के संश्लेषण के रूप में निरूपित किया जा सकता है। याद रखो, लैक प्रचालक लिए ग्लूकोज या गैलेक्टोज प्रेरक के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। क्या तुम बता सकते हो लैक्टोज की उपस्थिति में कब तक लैक प्रचालक अभिव्यक्त हो सकता है? दमनकारी द्वारा लैक प्रचालक के नियमन को ऋणात्मक नियमन नेगेटिव रेगुलेशन कहते हैं। लैक प्रचालक धनात्मक नियमन पॉजिटिव रेगुलेशन के नियंत्रण में भी होता है, लेकिन इस स्तर पर इसके बारे में चर्चा नहीं की जाएगी। 5.9 मानव जीनोम परियोजना ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। पिछले खंडों में तुम पढ़ चुके हो कि डीएनए में मिलने वाले क्षारों का अनुक्रम किसी भी जीव का आनुवंशिक सूचना का निर्धारण करता है। दूसरे शब्दों में किसी भी जीव की आनुवंशिक व्यवस्था उसके डीएनए में मिलने वाले अनुक्रम से निर्धारित होती है। 2 विभिन्न व्यक्तियों में मिलने वाला डीएनए अनुक्रम कुछ जगहों पर भिन्न भिन्न होता है। ये कल्पनाएं मानव जीनोम में मिलने वाले पूर्ण डीएनए अनुक्रम के बारे में पता लगाने के लिए विवश करती हैं। आनुवंशिक अभियांत्रिकी तकनीकों के विकास से किसी भी डीएनए खंड को विलगित व क्लोन किया जा सकता है व डीएनए अनुक्रमों को शीघ्र जानने के लिए साधारण तकनीक के विकास से 1990 में मानव जीनोम के अनुक्रमों को पता लगाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत हुई। मानव जीनोम योजना एचजीपी कहलाता है।
यदि इस योजना के उद्देश्यों को ध्यान दें तो इसके विस्तार व आवश्यकता के बारे में कल्पना कर सकते हैं। मानव जीनोम में लगभग 3 × 10⁹ क्षार युग्म मिलते हैं। यदि अनुक्रम जानने के लिए प्रति क्षार $3 खर्च होते हैं तो पूरी योजना पर खर्च होने वाली लागत लगभग $9 बिलियन होगी। प्राप्त अनुक्रमों को टोकनित रूप में किताब में संग्रहित किया जाए तो जिसके प्रत्येक पृष्ठ में 1000 अक्षर हों, तो इस प्रकार इस किताब में 1000 पृष्ठ होंगे। तब इस तरह से एक मानव कोशिका के डीएनए सूचनाओं को संकलित करने हेतु 3300 किताबों की आवश्यकता होगी। इस प्रकार बड़ी संख्या में आंकड़ों की प्राप्ति के लिए उच्च गतिकीय सांगड़ साधनों की आवश्यकता होगी है, जिससे आंकड़ों का संग्रह, विश्लेषण व पुनः उपयोग में सहायता मिलती है। एचजीपी के बारे में जानकारी जीव विज्ञान के इस नए क्षेत्र का तेजी से विस्तार से संभव हो पाया, जिसे जैव सूचना विज्ञान बायोइन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। एचजीपी के लक्ष्य। मानव डीएनए में मिलने वाले एचजीपी के कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्य निम्नलिखित हैं। लगभग 20,000-25,000 सभी जीनों के बारे में पता लगाना। मानव डीएनए को बनाने वाले 3 बिलियन रासायनिक क्षार युग्मों के अनुक्रमों को निर्धारित करना। उपलब्ध जानकारी को आंकड़ों के रूप में संग्रहित करना। आंकड़ों के विश्लेषण हेतु नई उपलब्ध जानकारी को आंकड़ों के रूप में संग्रहित करना। आंकड़ों के विश्लेषण हेतु नई तकनीक का सुधार करना। योजना द्वारा उठाने वाले नैतिक, कानूनी व सामाजिक मुद्दों ELSI के बारे में विचार करना। मानव जीनोम परियोजना 13 वर्ष की योजना को, जिसे अमेरिकी ऊर्जा विभाग, US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी व राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ द्वारा सहयोग प्राप्त था। प्रारंभिक वर्षों में वेलकम न्यास UK को एचजीपी में भागीदारी थी और बाद में जापान, फ्रांस, जर्मनी, चीन व अन्य देशों द्वारा सहयोग प्रदान किया गया। ये योजना 2003 में पूर्ण हो गई। विभिन्न व्यक्तियों में मिलने वाले डीएनए की विभिन्नता के बारे में प्राप्त जानकारी से मानव में मिलने वाले हजारों आनुवंशिकताओं के बारे में पहचानने, उपचार करने व कुछ हद तक उनके रोकने में सहायता मिली है। इसके अतिरिक्त मानव जीव विज्ञान के सुरागों को समझने, अमानवीय जीवों के डीएनए अनुक्रमों को प्राप्त जानकारी के आधार पर उनकी प्रायोगिक क्षमताओं का उपयोग कर स्वास्थ्य सुरक्षा, कृषि, ऊर्जा उत्पादन व पर्यावरण सुधार की दिशा में उठने वाली चुनौतियों को हल किया जा सकता है। कई अमानवीय प्रतिरूप जीवों जैसे जीवाणु, यीस्ट, केएनोरहिडाटिस एलिगेंस, स्वतंत्र अग्रयोजन सूत्रकृमि, ड्रोसोफिला, फल मक्खी, पौधा, धान व एरेबिडोप्सिस आदि के अनुक्रमों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। कार्यप्रणालियाँ। इन विधियों में 2 महत्वपूर्ण तरीकों का उपयोग किया गया है। पहले प्रयास में उन सभी जीन जो आरएनए के रूप में व्यक्त होते हैं उनके बारे में ध्यान देना, इसे व्यक्त अनुक्रम पुछट्टी, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, ESTS। दूसरा प्रयास यह है कि जीन में मिलने वाले सभी जीनोम के व्यक्त व अव्यक्त अनुक्रमों की जानकारी प्राप्त कर उनके कार्यों को निर्धारित करना, इसे अनुक्रम टिप्पण या सीक्वेंस एनोटेशन कहते हैं। कोशिका के पूर्ण डीएनए में स्थित अनुक्रमों की जानकारी के लिए पहले इसे विलगित कर छोटे छोटे यादृच्छिक खंड। याद करो, डीएनए एक बहुत लंबा बहुलक है, इस कारण से डीएनए के लंबे टुकड़ों को अनुक्रमण में परेशानी होती है। बनाकर संवहकों का उपयोग उचित आतिथेय में भेज देते हैं। क्लोनिंग प्रत्येक डीएनए के प्रवर्धन में सहायता करता है, जिससे जीन के बारे में जानकारी मिलना आसान हो जाता है। सामान्यतः उपयोगी आतिथेय जीवाणु व यीस्ट हैं और संवाहकों को BAC, जीवाणु कृत्रिम गुणसूत्र, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम व YAC, यीस्ट कृत्रिम गुणसूत्र, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम कहते हैं। खंडों को स्वचालित डीएनए अनुक्रमक, डीएनए सीक्वेंसर, जो फ्रेडरिक सेंगर द्वारा विकसित विधि के सिद्धांत पर कार्य करता है, का उपयोग कर अनुक्रमण करते हैं। याद करो, प्रोटीन में अमीनो अम्लों के अनुक्रमों को निर्धारित करने वाली विधि के विकास का श्रेय भी सेंगर को हो जाता है। इन अनुक्रमों को एक दूसरे में स्थित अंशाच्छादन ओवरलैपिंग के आधार पर व्यवस्थित करते हैं। अनुक्रमण हेतु अंशाच्छादन। एक्सक्लूडिंग द डायग्राम्स। खंडों का निर्माण होना आवश्यक है। इन अनुक्रमों को मुख्य द्वारा प्रतिच्छेद करना संभव नहीं है। इस कारण से कंप्यूटर आधारित विशेष प्रक्रमण प्रोग्राम के विकास की आवश्यकता है। चित्र 5.15 बाद में इन अनुक्रमकों का टिप्पणी कर प्रत्येक गुणसूत्र के साथ निर्धारित किया गया। गुणसूत्र I का अनुक्रमण में मई 2006 ये मानव के 24 गुणसूत्रों में अंतिम था, -22-3 फिर गुणसूत्र और X तथा Y की अनुक्रमण की आवश्यकता है। दूसरा चुनौतीपूर्ण कार्य जीनोम का आनुवंशिक व भौतिक नक्शे तैयार करना था। बहुरूपी प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज पहचान स्थल व दोहराए गए डीएनए के अनुक्रमों, जिसे सूक्ष्म असंतोषक माइक्रोसेटेलाइट। दोहराए गए डीएनए अनुक्रमों में बहुरूपीय की उपयोगिता के बारे में अगले खंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पढ़ेंगे कहते हैं। 5.9.1 मानव जीनोम की मुख्य विशेषताएं। मानव जीनोम परियोजना से प्राप्त विशेषण निम्नलिखित हैं।
मानव जीनोम 3164.7 करोड़ क्षार युग्म मिलते हैं। ख, औसत प्रत्येक जीन में 3000 क्षार स्थित हैं, जिनके आकार में अधिक भिन्नताएं हैं। मनुष्य को ज्ञात सबसे बड़ी जीन डिस्ट्रोफिन में 2.4 करोड़ क्षार मिले हैं। ग, जीन की संख्या 30,000 है, जो पहले की अनुमानित संख्या 80,000 से 140,000 से काफी कम है। लगभग सभी 99.9% लोगों में मिलने न्यूक्लियोटाइड क्षार एक समान है। घ, खोजी गई 50% से अधिक जीन के कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त है। जेल में 2% से कम जीन प्रोटीन का कूट लेखन करते हैं। च, मानव जीनोम के बहुत बड़े भाग का निर्माण पुनरावृत्ति अनुक्रम द्वारा होता है। च, पुनरावृत्ति अनुक्रम डीएनए के फैले हुए भाग हैं, जिनकी कभी कभी 100 से 1000 बार पुनरावृत्ति होती है, जिनके बारे में ये विचार है कि इनका सीधा कूट लेखन में कोई कार्य नहीं है, लेकिन इनसे गुणसूत्र की संरचना, गतिकीय व विकास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जेन गुणसूत्र 1 में सर्वाधिक जीन 2968 व वाई गुणसूत्र में सबसे कम जीन 231 मिलते हैं। जैव वैज्ञानिकों ने मानव में लगभग 1.4 करोड़ जगहों पर अलग इकहरा क्षार SNP- एकल न्यूक्लियोटाइड बहुरूपता सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, जिसे SNP कहा जाता है, का पता लगाया। उपरोक्त जानकारी से गुणसूत्रों में उन जगहों जो रोग आधारित अनुक्रम मानव इतिहास का पता लगाने में सहायक हैं के बारे में जानकारी एकत्र करने में काफी सहयोग प्रदान किया। 5.9.2 उपयोग व भविष्य की चुनौतियां। डीएनए अनुक्रमों से प्राप्त सार्थक जानकारियों व शोधों से आने वाले दशकों में जैविक तंत्र को समझने में काफी सहनिलत रही। इस वृहद कार्य को पूर्ण करने में विश्व के सार्वजनिक व असार्वजनिक क्षेत्र के कई विशेषज्ञों व रचनाकारों का योगदान रहा। HG अनुक्रमों का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव यह रहा कि जैविक अनुसंधानों में मूलतः नए आयामों का समावेश हो सका। पहले शोधकर्ता एक समय पर एक या कुछ जीन के बारे में ही अध्ययन कर पाते थे। पूर्ण जीनोम अनुक्रमों व नई तकनीकों के आधार पर अब काफी व्यापक स्तर व व्यवस्थित तरीके से उठने वाले प्रश्नों को हल करने में सहायता मिलती है। इससे जीनोम में मिलने वाले सभी जीन के बारे में अध्ययन किया जा सका। उदाहरणार्थ, विशेष ऊतकों या अंगों में मिलने वाले सभी अनुलेखों व हजारों जीन व प्रोटीन आपस में जुड़े हुए तार की तरह कैसे कार्य करते हैं, इनसे प्राप्त जानकारी से जीवन के सत्यापन को बांडलनीय बनाने में उपयोगी रहा। 5.10 डीएनए अंगुली छापी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। पिछले खंड में ये बताया गया है कि मनुष्यों में मिलने वाले क्षार अनुक्रम लगभग 99.9% समान होते हैं। ये मानते हुए कि मानव जीनोम में 3 × 10⁹ क्षार युग्म है, तो कितने क्षार युग्मों में अंतर है? डीएनए के अनुक्रम में मिलने वाले अंतर व्यक्ति विशेष के समलक्षणीय रूप आकार को निर्धारित करते हैं। यदि किसी का उद्देश्य 2 व्यक्तियों या किसी जनसंख्या के लोगों के बीच आनुवंशिक विभिन्नता का पता लगाना हो, तो हमेशा डीएनए का अनुक्रम ज्ञात करना होगा, जो एक कठिन व महंगा कार्य है। कल्पना करो कि 3 × 10⁹ क्षार के बीच तुलना की है। 2 व्यक्तियों के डीएनए अनुक्रमों के बीच तुलना करने हेतु डीएनए अंगुली छापी एक लक्षित विधि है। डीएनए अंगुली छापी में डीएनए अनुक्रम में स्थित कुछ विशिष्ट जगहों के बीच विभिन्नता का पता लगाते हैं। इसको पुनरावृत्ति डीएनए रिपीटेटिव डीएनए कहते हैं। अनुक्रमों में डीएनए का छोटा भाग कई बार पुनरावृत्ति होता है। इस पुनरावृत्ति डीएनए को जीनोमिक डीएनए के ढेर से अलग करने के लिए जो विभिन्न शिखर बनाते हैं, घनलव प्रवणता अपकेंद्रीकरण द्वारा अलग करते हैं। डीएनए ढेर एक बहुत बड़ा शिखर बनाता है, जबकि साथ में अन्य छोटे शिखर बनते हैं, जिसे अनुषंगी डीएनए सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। क्षार घटकों, खंडों की लंबाई व पुनरावृत्ति इकाइयों के आधार पर अनुषंगी, लघु अनुषंगी आदि में वर्गीकृत किया गया है। अनुक्रम सामान्यतः किसी भी प्रोटीन का कूटलेखन नहीं करते हैं, लेकिन ये मानव जीनोम के अधिकांश भाग में मिलते हैं। ये अनुक्रम उच्च श्रेणी बहुरूपता प्रदर्शित करते हैं, जो डीएनए अंगुली छापी का आधार है। ऊतकों जैसे खून, बाल, पुटक, त्वचा, हड्डी, लार, शुक्राणु आदि से प्राप्त डीएनए में एक समान बहुरूपता मिलती है, जो न्यायालयीन उपयोग में एक पहचान औजार के रूप में उपयोगी है। चूंकि बहुरूपता जनन में बच्चों की ओर वंशगत होती है, इसलिए डीएनए अंगुली छापी विवाद की स्थिति से पैतृक परीक्षण में सहायक है। डीएनए अनुक्रम में मिलने वाली बहुरूपता के साथ साथ डीएनए अंगुली छापी मानव जीनोम के आनुवंशिक नक्शे तैयार करने में लाभदायक है। साधारण तौर से हमें ये समझ लेना चाहिए कि डीएनए बहुरूपता क्या है। बहुरूपता आनुवंशिक आधार पर विभिन्नता उत्परिवर्तन के कारण ही उत्पन्न होता है। आप अध्याय 4 व 5 में अध्याय के पिछले खंडों में उत्परिवर्तन के विभिन्न प्रकार व उनके प्रभावों के बारे में पढ़ चुके हैं। किसी व्यक्ति में नए उत्परिवर्तन उसकी कायिक कोशिकाओं या जनन कोशिकाओं, लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों जो कोशिका से युग्मक बनाते हैं, में पैदा होती है। यदि जनन कोशिका उत्परिवर्तन किसी व्यक्ति की संतानोत्पत्ति क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित नहीं करते, तो ये उत्परिवर्तन स्थानांतरित होता है, जिससे जनसंख्या के दूसरे सदस्यों लैंगिक प्रजनन द्वारा में ये फैल जाता है। विकल्पी पुनः अध्याय 4 से विकल्पी की परिभाषा याद करो। अनुक्रम विभिन्नता, जिसे परंपरागत रूप से डीएनए बहुरूपता कहते हैं।
मानव जनसंख्या में 0.01 से अधिक आवृत्ति में एक विकल्प में असंगति मिलने से होती है। साधारण तौर से यदि ये वंशागत उत्परिवर्तन जनसंख्या में उच्च आवृत्ति से मिलता है तो इसे डीएनए बहुरूपता कहते हैं। उपरोक्त विभिन्नता की संभावना अकूट लेखक डीएनए अनुक्रम में ज्यादा होती है व इन अनुक्रमों में होने वाला उत्परिवर्तन व्यक्ति की प्रजनन क्षमता को प्रभावित नहीं कर पाता है। इस तरह के उत्परिवर्तन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एकत्रित होते रहते हैं, जिसके फलस्वरूप विभिन्नता बहुरूपता उत्पन्न होती है। बहुरूपता विभिन्न प्रकार की होती है, जिसमें एक न्यूक्लियोटाइड में या विस्तृत स्तर पर परिवर्तन होता है। विकास व जाति उद्भव में डीएनए बहुरूपता का बहुत बड़ी भूमिका होती है, जिसके बारे में उच्च कक्षाओं में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। डीएनए अंगुली छापी तकनीक का प्रारंभिक विकास एलेक जेफरिस द्वारा किया गया। इन्होंने अनुषंगी डीएनए को प्रोब के रूप में उपयोग किया, जिसमें काफी बहुरूपता मिलती है। इसे अनुच्छेद पुनरावर्तक की विभिन्न संख्या VNTR कहते हैं। तकनीक जैस पहला उपयोग किया जा चुका है वो सदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन है, जिसमें विविधरण चिन्हित VNTR एक प्रोब के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें शामिल है -Q डीएनए का विलगन, ख प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज द्वारा डीएनए का पाचन, ग इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा डीएनए खंडों का पृथक्करण, घ पृथक्कृत डीएनए खंडों का संश्लेषित भिन्नी जैसे नाइट्रोसेल्युलोज या नायलॉन पर स्थानांतरण, ब्लॉटिंग चिन्हित VNTR प्रोब का उपयोग करते हुए संकरण व स्वात्विरिगी चित्रण द्वारा संकरित डीएनए खंडों का पता लगाना। डीएनए अंगुली छापी क्षेत्रीय प्रदर्शन चित्र 5.16 में दिखाया गया है। कुछ प्रतिनिधि गुणसूत्र में डीएनए अंगुली छापी का चित्रात्मक प्रदर्शन, जिसमें VNTR के विभिन्न प्रतिरूप दर्शाए गए हैं। हम लोगों होते विभिन्न रंग योजकों का उपयोग जेल में स्थित प्रत्येक पट्टी के उद्गम का पता लगाने में किया गया है। एक गुणसूत्र के 2 एलील्स पैतृक व मातृक में VNTR के विभिन्न प्रतिरूप संख्या स्थित हैं। आपराधिक पृष्ठभूमि ये साबित करती है कि डीएनए के पदचिह्न नमूने व्यक्तिगत बी से मिलता जुलता है। VNTR आनुवंशी डीएनए की श्रेणी से संबंधित है, इसलिए इसे लघु अनुषंगी कहते हैं। इसमें एक छोटा डीएनए अनुक्रम बहुप्रतियोग संख्या में अनुप्रदीय व्यवस्थित होता है। किसी व्यक्ति के एक गुणसूत्र से दूसरे गुणसूत्र की रूपीय संख्या में विभिन्नता मिलती है। पुनरावृत्तियों की संख्या में बहुत उच्च श्रेणी की बहुरूपता मिलती है, जिसके फलस्वरूप VNTR के आकार परिवर्तित होते रहते हैं। इनके आकार 0.1 से 20 किलोबेस के होते हैं। VNTR प्रोब से संकरण के फलस्वरूप प्राप्त स्वविकिरण चित्र में विभिन्न आकार की पट्टियां दिखाई पड़ती हैं। ये पट्टियां किसी व्यक्ति के डीएनए की विशिष्ट प्रारूप को व्यक्त करती हैं। चित्र 5.16 ये पट्टियां एक युग्मनज समान रूपी जुड़वा को प्रिय व्यक्ति में भिन्न भिन्न होती है। चित्र 5.16 पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का उपयोग कर तकनीक की संवेदनशीलता को बढ़ा सकते हैं। PCR के बारे में तुम अध्याय 9 में पढ़ोगे। इसके फलस्वरूप किसी भी एक कोशिका से प्राप्त डीएनए से पर्याप्त डीएनए अंगुली छापी विश्लेषण किया जा सकता है। न्यायालयीन विज्ञान में उपयोग के अतिरिक्त इसका बहुत अधिक उपयोग है, जैसे जनसंख्या व आनुवंशिक विभिन्नता के निर्धारण में। वर्तमान समय में कई प्रकार के संपरीक्षक का उपयोग डीएनए अंगुली छाप बनाने में किया जा रहा है।